चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी पे। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में एक इमेज है डॉक्टर विलियम फ्रेंच एंडरसन की। विलियम फ्रेंच एंडरसन को फादर ऑफ जीन थेरेपी भी कहा जाता है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ जीन थेरेपी। देखिए आप सभी जानते हैं जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है। जब हम एक फॉल्टी जीन को रिप्लेस करते हैं एक नॉर्मल जीन से। कई सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको जीन थेरेपी से पॉसिबिलिटी है कि वो ठीक हो सके। तो सबसे पहले जीन थेरेपी जो था वो डॉक्टर विलियम फ्रेंच एंडरसन ने एक 4 साल की लड़की आशनथी डी सिल्वा पे किया था। 1990 में 1990 में उन्होंने किया था सबसे पहले जीन थेरेपी। और आशनथी डी सिल्वा को एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर था SCID, सीवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसा होता है। ध्यान दीजिए ह्यूमन सेल पे। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर बात की जाए क्रोमोसोम नंबर 20 की, स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं किसकी, क्रोमोसोम नंबर 20। देखिए ध्यान से देखिए, क्रोमोसोम नंबर 20 पे क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, एडीए। एडीए यानी एडिनोसिन डी एमिनेस। एडिनोसिन डी एमिनेस एक जीन प्रेजेंट होता है, एडीए जीन। अब आप सभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बेसिक कंसेप्ट जानते हैं जिसे बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है कि डीएनए चेंज हुआ आरएनए में, आरएनए चेंज हुआ प्रोटीन में। तो एक जीन क्या है, एक डीएनए का सेगमेंट है, बाद में आरएनए में चेंज होगा, फिर फाइनली प्रोटीन में चेंज होगा। यानी एडीए जीन जो है फाइनली जाकर एडिनोसिन डीएमिनेस एक एंजाइम बनाएगा। और ये एंजाइम क्या करता है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट एडेनिन को डिग्रेड करता है आगे सेवरल फर्दर पाथवेज के लिए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये जो एडेनिन आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं एडेनिन का एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। इस एडेनिन में आपको एमीन ग्रुप देख रहा होगा। देखिए अगर एमीन ग्रुप का रिमूवल यहाँ से एलिमिनेशन करना है तो एलिमिनेशन अगर किसी चीज का किया जाता है तो उससे पहले डी लगाया जाता है। मतलब अगर हम एमीन का एलिमिनेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ लगा सकते हैं डी एमिनेस। तो अभी देखिए आप किसका एलिमिनेशन कर रहे हैं, एडेनिन के ऊपर एमीन ग्रुप का एलिमिनेशन कर रहे हैं। तो इस पे वर्क करने वाले एंजाइम का नाम क्या होगा, एडिनोसिन डीएमिनेज। आप ये देखिए अगर एडिनोसिन नॉर्मल यानी एडी अगर नॉर्मल वर्क करेगा तो ये जो पर्टिकुलर एडेनिन है, ये जो एडिनोइन है, अगर यहाँ पे राइबोस शुगर लगा हुआ होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर, तो ये हो जाएगा एडिनोसिन। एडिनोसिन बाद में जाकर आइनोसिन में चेंज हो जाता है। आइनोसिन बाद में हाइपोजेंथिन। देखिए ये है टॉपिक प्यूरिन साल्वेज पाथवे का है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं। हाइपोजेंथिन, फाइनली ये जेंथिन में, एंड फाइनली सब कुछ चेंज होकर ये यूरिक एसिड में डिग्रेड हो जाता है। यानी हमारे बॉडी के जो नाइट्रोजनस बेस है फाइनली किस में चेंज हो गए, यूरिक एसिड में। लेकिन इसका जो फर्स्ट स्टेप था एडिनोसिन से आइनोसिन बनना, ये नॉर्मली किस एंजाइम ने करा, एडिनोसिन डी एमिनेज ने, जो आपने देखा यहाँ पे सबसे ऊपर एडीए जो एंजाइम था उसने वर्क करा। मान लेते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 20 पे जो एडीए का जीन है वो डिफेक्ट हो गया। चलिए देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि वो डिफेक्ट हो गया। तो डिफेक्ट के वक्त क्या होगा, आप सिंपल सी बात जानते हैं, अगर डिफेक्ट हुआ तो एडिनोसिन जो है आइनोसिन में नहीं चेंज हो पाएगा। और एडिनोसिन अगर मान लीजिए आइनोसिन, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर एडीए डिफेक्ट हो गया यानी एंजाइम डिफेक्ट हो गया वाला, तो अमीन ग्रुप नहीं हट पाएगा और एडिनोसिन जो आइनोसिन में नहीं चेंज हो पाएगा। तो उस सेल के अंदर क्या होगा, DATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा उस सेल में। क्योंकि ये जो एडिनोसिन था ये पार्ट था उसी डीएटीपी का। तो जब एडिनोसिन आइनोसिन में चेंज ही नहीं हुआ तो डीएटीपी उस सेल में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। और जब डीएटीपी उस सेल में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, याद रखिए उस एंजाइम का नाम है राइबो न्यूक्लियोटाइड। नाम याद रखिएगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस। देखिए इस एंजाइम पे डीएटीपी कैसे वर्क करता है उससे पहले एक छोटी सी आप जान लीजिए कि इस एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है। आप सभी जानते हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर का मतलब है कि सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन यानी OH ग्रुप, सॉरी सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो आप ये सोचिए राइबोस से डीऑक्सीराइबोस शुगर किसने बनाया, वो बनाया राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस ने। उसने सेकंड पोजीशन से OH ग्रुप को हटा दिया। तो अब ये मानिए, मतलब इसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है आरएनआर का, इसको शॉर्ट में हम आरएनआर भी लिख सकते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस। इसका मेन काम क्या है, राइबो न्यूक्लियोटाइड को, राइबो न्यूक्लियोटाइड यानी जिसके अंदर राइबोस शुगर है उसको चेंज कर देना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड में। अब आप ये देखिए
जब डीएटीपी उस सेल में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, हमने अभी बात किया डीएटीपी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो वो क्या करता है, इंटरफियर कर देता है किसके फंक्शन के साथ, राइबोन्यूक्लियोटाइड यानी आरएनआर के साथ, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज के साथ। अब आप देखिए जब आरएनआर का फंक्शन इनहिबिट हो जाएगा, इंटरफेयर करेगा डीएटीपी के इंक्रीज होने की वजह से, तो डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि डीऑक्सीराइबो शुगर तो बना ही नहीं। तो डीएनए सिंथेसिस क्या होती है, पूरी तरीके से इनहिबिट हो जाती है उस सेल के अंदर। अब आप देखिए जब डीएनए सिंथेसिस ही इनहिबिट हो गया तो सेल कैसे डिवाइड करेगा, तो सेल्स आर अनेबल टू डिवाइड, सेल डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और जब सेल डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो वो पर्टिकुलर सेल जो है वीक पड़ जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस सेल्स को पड़ता है। खैर, अगर एडीए किसी भी सेल में प्रेजेंट है और वो डेफिशिएंट है, मान लीजिए अगर एडीए डेफिशिएंट है तो ऑब्वियस ही बात है वो सेल सही से डिवाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बात की जाए हमारी बॉडी की जो सबसे ज्यादा माइटोटिकली एक्टिव सेल होते हैं वो होते हैं हमारे टी सेल एंड बी सेल, क्योंकि देखिए हमें 24 घंटे 24 आवर्स थ्रू आउट द डे हमें एक्सपोजर होता है कई सारे पैथोजन से। सारे के सारे पैथोजन जो है हमारी बॉडीज में डिजीज फॉर्म नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स प्रेजेंट है, और इम्यून सेल्स हर मिनट हर सेकंड माइटोटिकली काफी ज्यादा एक्टिव है। तो सबसे ज्यादा ससेप्टिबिलिटी दिखती है इस एडीए डेफिशिएंसी के लिए, वो सबसे ज्यादा दिखती है किसमें, टी सेल और बी सेल के अंदर, क्योंकि टी सेल और बी सेल हमेशा माइटोटिकली एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, डीएनए सिंथेसिस उसी में हो रहा है। अगर वहीं सबसे ज्यादा एडीए डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सबसे ज्यादा डीएटीपी भी उसी सेल्स में इंक्रीज होगा, और डीएटीपी अगर उस सेल में इंक्रीज होगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर कोई होगा तो वो टी सेल्स एंड बी सेल ही होंगे। इसलिए इसमें क्या होता है, जब डिवाइड होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है, मोर इफेक्ट अगर बात की जाएगी, मोर इफेक्ट क्या कौन होते हैं, टी सेल एंड बी सेल। जो हमारे इम्यून सेल है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि ये रीजन, इसका रीजन आप जानते हैं, इसका रीजन है क्योंकि हमारी बॉडी की मोस्ट माइटोटिकली एक्टिव सेल है हमारी बॉडी में, और अगर ये इम्यून सेल ही वीक पड़ जाएंगे तो उसको इम्यून डिफिशियंसी हो जाएगी, और यही इम्यून डिफिशियंसी का फाइनल नाम दिया गया सीवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जो डिजीज आशनथी डी सिल्वा को था। ठीक है, सीवर मतलब आप सिंपल सी बात समझे, सीवर मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा सीरियस, काफी ज्यादा इंटेंस, कंबाइंड मतलब सब मिलाकर इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी टी सेल और बी सेल की डेफिशिएंसी हो गई। तो ओवरऑल एक लास्ट पॉइंट आप एक बार देखिए ओवरव्यू में कि एससीआईडी में हमने क्या देखा, क्रोमोसोम नंबर 20 पे एक जीन प्रेजेंट होता है एडीए जीन, वो बाद में जाकर एंजाइम बनाता है एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज में अगर डिफेक्ट आया तो एडिनोसिन डीएमिनेज में जब डिफेक्ट आता है तो सबसे पहले आप देखिए जब डिफेक्ट आ गया तो एडिनोसिन आइनोसिन में चेंज नहीं हो पाया, डीएटीपी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, और डीएटीपी ने जाके इंटरफेयर करा आरएनआर के साथ, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज के साथ, और उसने उसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में चेंज नहीं होने दिया, इससे डीएनए सिंथेसिस फाइनली क्या हुई, इनहिबिट हो गई। और जब डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट हो गया तो सेल्स अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाया, और इस रीजन से सबसे ज्यादा अफेक्टेड अगर कोई सेल था हमारे बॉडी का, सबसे माइटोटिकली जो एक्टिव सेल है वो थे टी सेल एंड बी सेल। तो ये टी सेल और बी सेल इम्यून सिस्टम के दो आर्म्स है, और इम्यून सिस्टम के अगर दोनों आर्म्स ही इफेक्ट हो गए तो इम्यून डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए इस डिजीज को बोला गया सीवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। मुझे लगता है कि आप सभी को एससीआईडी के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कोई डाउट तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।